ईरान की सियासत अक्सर एक ऐसी पहेली की तरह लगती है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। और उस पहेली के बिल्कुल सेंटर में एक ही चेहरा नजर आता है, अयातुल्लाह अली खामेनेई। तो आज हम उनकी सत्ता की इसी बनावट को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। अपने 4 दशकों के राज में उन्होंने पावर के कौन-कौन से औजार बनाए और कैसे एक आम सा मौलवी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन गया। जरा सोचिए, एक मंजर की कल्पना करते हैं। तारीख है 28 फरवरी 2026। ईरान के आसमान में मिसाइलों का शोर है और तभी एक खबर आती है, खामेनेई नहीं रहे। ये सिर्फ एक शख्स के जाने की खबर नहीं है, ये उस सल्तनत के ढहने की पहली आहट है जिसे अली खामेनेई ने पिछले 40 सालों में एक-एक ईंट जोड़कर खड़ा किया था। खामेनेई की कहानी असल में विरोधाभासों की कहानी है। एक तरफ मशहद की धूल भरी गलियों में पला बढ़ा एक मामूली मौलवी, एक शायर, और दूसरी तरफ दुनिया का एक ऐसा ताकतवर हुक्मरान जिसके एक इशारे पर लाखों लोग जान देने को तैयार थे। आखिर ये हुआ कैसे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम खामेनेई के किरदार के विरोधाभास को समझेंगे। फिर देखेंगे कि उन्होंने उस गार्जियन स्टेट यानी सत्ता के निगहबान निजाम को कैसे खड़ा किया। जानेंगे कि कैसे ईरान की सरहदों के पार अपनी ताकत दिखाई, देश के अंदर उठी आवाज़ों को कैसे कुचला, और आखिर में उनकी विरासत क्या है और भविष्य की क्या तैयारी है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक क्रांतिकारी का विरोधाभास। एक शायर से एक कट्टर क्रांतिकारी बनने का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। एक तरफ जवान खामेनेई जो जेल की तन्हा रातों में गज़लें लिखा करते थे, और दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर खामेनेई जिन्होंने कलाकारों और शायरों की आवाज़ बंद करने के हुक्म दिए। वो शाह के उस ईरान में पले बढ़े जो मॉडर्न हो रहा था, जिस पर पश्चिमी असर था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जो कट्टर विचारधारा और पश्चिम के विरोध की बुनियाद पर खड़ा था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो अयातुल्लाह खुमैनी से मिले। खुमैनी का मानना था कि इस्लाम और सियासत को अलग नहीं किया जा सकता, और इसी ख्याल ने खामेनेई को इतना असर डाला कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेलों और बगावत के नाम कर दी। तो जब एक शायर, एक क्रांतिकारी बन गया, तो उसने अपनी सत्ता को कैसे बनाया और सबसे जरूरी, कैसे बचाए रखा। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, गार्डियन स्टेट का निर्माण। यहीं से खामेनेई की असली ताकत की बनावट समझ में आती है। सत्ता हाथ में आते ही खामेनेई का सबसे पहला और सबसे अहम काम था इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को ताकतवर बनाना। अब देखिए, इसे एक आम सेना समझने की गलती मत कीजिएगा। इसका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत करना नहीं था, ये तो क्रांति की अपनी एक प्राइवेट आर्मी थी। IRGC की यही दोहरी भूमिका इसे बेहद ताकतवर बनाती है। एक तरफ ये ईरान की सरहदों की रक्षा करती है, लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा जरूरी काम है इस्लामिक हुकूमत को हर खतरे से बचाना, चाहे वो खतरा देश के अंदर से हो या बाहर। ये असल में हुकूमत की निगहबान फौज है। अब सत्ता को बनाए रखने के लिए ये हुकूमत किस हद तक जा सकती है, इसका एक बहुत ही खौफनाक उदाहरण है 1988 का सियासी कैदियों का नरसंहार। ये वाकया दिखाता है कि खामेनेई और उनका निज़ाम कितने बेरहम हो सकते थे। 1988 में खुमैनी ने एक खुफिया फतवा जारी किया। उस वक्त के राष्ट्रपति खामेनेई की निगरानी में एक डेथ कमीशन बना, और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर 5000 से ज़्यादा सियासी कैदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में नौजवान लड़के, लड़कियां और यहाँ तक कि हामिला औरतें भी शामिल थीं। और इसी बेरहमी ने खुमैनी के बाद खामेनेई के लिए सुप्रीम लीडर बनने का रास्ता साफ कर दिया। अब ईरान की 4 दीवारी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि खामेनेई ने दुनिया में अपनी ताकत कैसे दिखाई। तीसरा हिस्सा, सरहदों के पार ताकत का खेल। खामेनेई ने ईरान के असर को पूरे मिडिल ईस्ट में कैसे फैलाया। इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर खामेनेई का सबसे अहम मोहरा, बल्कि कहिए कि वजीर, थे जनरल कासिम सुलेमानी। सुलेमानी सिर्फ एक फौजी अफसर नहीं थे, वो मिडिल ईस्ट को लेकर खामेनेई के विजन को जमीन पर उतारने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार थे। सुलेमानी कुद्स फोर्स के मुखिया थे। ये IRGC की एक स्पेशल यूनिट है जिसका काम है विदेशों में प्रॉक्सी लड़ाकों का एक नेटवर्क खड़ा करना और ईरान के दुश्मनों से सीधी लड़ाई के बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर करना। मतलब प्रॉक्सी आर्मी, आतंकवाद और साइबर हमलों के जरिए जंग लड़ना। सुलेमानी ने खामेनेई के लिए लेबनान में हिजबुल्लाह
यमन में हूथी और इराक में शिया लड़ाकों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। मकसद साफ था, तेहरान से लेकर भूमध्य सागर तक एक शिया कॉरिडोर बनाना जो इस पूरे इलाके में ईरान का दबदबा हमेशा के लिए कायम कर दे। पर खामेनेई की ताकत सिर्फ फौजी नहीं थी। 1989 में जब उन्होंने लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत के फतवे को दोहराया तो उन्होंने दुनिया को एक पैगाम दिया। ये एक ऐलान था कि उनकी विचारधारा की पहुंच सरहदों की मोहताज नहीं है और इस्लाम का अपमान करने वाला दुनिया में कहीं भी महफूज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी विशाल फौजी और वैचारिक मशीनरी को चलाने का पैसा आता कहां से था। रॉयटर्स की एक पड़ताल बताती है कि खामेनेई एक खुफिया बिजनेस एम्पायर सेटार्ट को कंट्रोल करते थे, जिसकी कीमत करीब 95 अरब डॉलर आंकी गई थी। सोचिए कितनी बड़ी रकम है ये, जो हुकूमत को मजबूत करने में लगाई जा रही थी। अब वापस ईरान के अंदर चलते हैं। चौथा हिस्सा, घर में लोहे की मुट्ठी। जब हुकूमत को अपने ही लोगों से चुनौती मिली तो उसने उन आवाज़ों को कैसे दबाया। खामेनेई के दौर में दो बहुत बड़ी बगावतें हुईं। 2009 में चुनाव में धांधली के इल्जाम पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ पूरे मुल्क में प्रदर्शन हुए और हर बार कहानी एक ही रही, बगावत और फिर बेरहमी से उसका दमन। और इन आवाज़ों को कुचलने के लिए हुकूमत का सबसे क्रूर हथियार था बसीज मिलिशिया। ये वॉलंटियर्स की एक फोर्स है जिसे सड़कों पर अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने और हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करने के लिए तैयार किया गया है। और अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, एक ऐसी विरासत जो टकराव पर बनी है। यानी अब आगे क्या होगा, उत्तराधिकार का सवाल और न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा। खामेनेई के लंबे प्लान्स आखिर हैं क्या? खामेनेई की सबसे बड़ी जिद थी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। दुनिया भर से पाबंदियां लगीं, ईरान की इकॉनमी तबाह हो गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। क्यों? क्योंकि उनके लिए न्यूक्लियर हथियार सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि विदेशी दखल के खिलाफ एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि ईरान का हश्र कभी इराक या लीबिया जैसा न हो। और जहां तक सत्ता के भविष्य का सवाल है, तो उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई का नाम शैडो कमांडर के तौर पर सामने आता है। मुश्तबा सिर्फ उनके बेटे नहीं हैं, वो अपने पिता और ताकतवर IRGC के बीच की सबसे अहम कड़ी हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस क्रांति ने ईरान से बादशाही और वंशवाद को खत्म किया था, वो शायद अब खुद एक परिवार की हुकूमत में सिमट कर रह जाए। तो आखिर में यही सवाल बचता है कि इतिहास खामेनेई को कैसे याद रखेगा, एक ऐसे रहनुमा के तौर पर जिसने अपने देश को बचाया, या एक ऐसे तानाशाह के तौर पर जिसने एक विचारधारा के लिए अपने ही लोगों की कुर्बानी दे दी। खामेनेई की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक शख्स की जिद पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है।